नमस्कार दोस्तों। कोई सुभाष चंद्र बोस को गाली दे रहा है तो कोई भगत सिंह को गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा है नेहरू गांधी को तो कोई अंबेडकर को गाली दे रहा है, कोई संविधान को गाली दे रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के कहते हैं कि दिमाग वाले नक्सली हैं और जो दिमाग वाले नक्सली हैं उनसे समाज दूरी बना ले, उस समाज को बर्बाद कर रहे हैं। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। अजब सी स्थिति है, देश अजब गजब हालत में चल रहा है और जो ज्ञान की बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे नोटिस दी जा रही है, उस पर मुकदमे किए जा रहे हैं और उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जी, यही हो रहा है आज के भारत में। जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो उस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देता है तो 75 मिनट बोलता है और 75 मिनट में वो 52 बार युवाओं का जिक्र करता है, 111 बार भारत का जिक्र करता है और इसी तरह तमाम सारी बातें वो कर डालता है। लेकिन उसने अपने 12 साल के शासनकाल में एक बार भी क्या युवाओं के लिए कुछ किया है? युवाओं के रोजगार का वायदा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, 10 लाख भी नहीं दे सकते, हर साल 10 लाख नहीं दे सकते, सोचिए। और जब इनके 10 साल के शासनकाल को जिक्र करते हैं तब भी इनके 50 लाख भी नहीं आते, 25 लाख भी नहीं आते। उल्टा तमाम सारे विभागों में, तमाम सारे पीएसयूज में, तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस में पद खत्म हो गए और अब देश में नौकरी नहीं मिल रही। अब आपको आउटसोर्स किया जा रहा है। जी हां, आउटसोर्स किया जा रहा है कुछ कंपनियों के द्वारा, और वही काम जो आप पक्के होके अच्छे से एक सुरक्षित भविष्य के साथ करते थे वो खत्म हो। जब यह दौर हो और प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं हम युवाओं को फ्री कोचिंग दिलाएंगे, फ्री शिक्षा दिलाएंगे और न जाने क्या क्या करोड़ों की बात करते हैं। जब वो करते हैं तो हमें आता है क्या ये वो पहली बार कह रहे हैं? तब हमें 2024 का उनका मैनिफेस्टो याद आता है। उसमें उन्होंने वायदे किए थे कि कैसे स्किल डेवलप करके और किस तरीके से अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और क्या किया जाएगा। लेकिन जब हम उसका सच देखते हैं तो पाते हैं यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ फ्रॉड साबित हुआ है। वो महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति है उनके समय में सबसे ज्यादा बदतर हुई है। महिलाओं के अधिकार छिने हैं, महिलाओं के रोजगार छिने हैं और महिलाओं से बेइज्जती हुई है, उनके साथ अपराध बहुत हुए हैं और महिलाएं रेप का शिकार हुई। जी हां, इतना रेप का शिकार कभी नहीं हुई थी जितना नरेंद्र मोदी शासनकाल। अब तो नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? जिस बात का वो जिक्र करते हैं वो फ्रॉड पर टिका होता है। वो पिछली सरकारों को तो बता देते हैं, जैसे आजादी की हम 80वीं वर्षगांठ मना रहे, तो इसके पहले जो भी 2014 के पहले था कुछ नहीं हुआ था इस देश। ये तो जंगल मिला था इन्हें, ऐसी स्थिति में देश मिला था जहां कुछ था ही नहीं। सब कुछ तो नरेंद्र मोदी ने बना दिया, सब कुछ इन्होंने ने कर दिया। पहले तो सब बस ऐसे ही चलता, जबकि आज भी देश के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी उस 2014 के पहले के बने हैं, एक भी उसके बाद का नहीं बना है। और उसके बाद जो बने हैं वो फ्रॉड साबित हो रहे हैं, सफेद हाथी साबित हो रहे हैं।
क्योंकि उनमें कहीं टीचर नहीं है, कहीं कोई और नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है, कहीं इस तरह से खड़े हैं। और उनमें भी आधे से ज्यादा सैंक्शन हुए थे पिछली सरकार। यानी ये अपने आप में फ्रॉड का है। तो प्रधानमंत्री का पूरा पूरा भाषण यह दिखाई दिया। यह भी दिखाई दिया वो थके हुए, हारे हुए प्रधानमंत्री की तरह संबोधन दे रहे थे। यही वजह है कि बार बार जब वो बोलते थे और अटक जाते थे, फिर पढ़ने लगते थे कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यानी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर की भाषा के वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आज यह बात बड़ा स्पष्ट तौर पे दिख रही। यह भी दिख रहा था आज उन्हें, जब आजादी के 80वीं वर्षगांठ मनाई गई, उस वक्त में वो याद कर रहे हैं नेहरू को, भगत सिंह को और चंद्रशेखर आजाद को, सुखदेव को, सुभाष चंद्र बोस को, डॉक्टर अंबेडकर को, सरदार पटेल को, और उनके सपने का भारत बनाने की बात करते हैं। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, ये सभी लोग जिनका वो जिक्र करते हैं वो सभी कांग्रेस से जुड़े थे या कांग्रेस के सहयोगी रहे। चाहे डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर भी देश की आजादी के समय से संविधान बनाने के समय तक कांग्रेस के साथ जोड़ के काम किया, और कांग्रेस ने उन्हें मंत्री भी बनाया, संविधान सभा का में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया था, कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा का सदस्य भी बनाया था। तो यानी ये जितने लोग, और जो कांग्रेस की मिलिशिया थी उसी से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे लोग निकले थे। सरदार पटेल भी कांग्रेस के थे और सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और कांग्रेस को जीवन देने वाले व्यक्ति वो थे, सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले थे। तो आप जब वो उनके भारत की बात करते हैं, सपनों की भारत, तो वो कैसा उनके सपनों का भारत होगा, इसका जिक्र तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को कर दिया था, यानी 14-15 की रात को कर दिया था। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी, और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद, खुद मुख्तार मुल्क की। नाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं, और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं, और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं, और दिल्ली से बहुत दूर नहीं बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहां तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है।
आमतौर से जब मुल्क आजाद होते हैं काफी परेशानियों, मुसीबतों, खूंरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफी ऐसी खूंरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफदेह होती है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से। और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं। उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है। और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था। वो काम पूरा हुआ, लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। और बता दिया था हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसकी आजादी तब पूरी होगी जब हर आंख का आंसू पुछ जाएगा, किसी भी आंख में आंसू नहीं रहेगा। किसान भी समृद्ध होगा, मजदूर भी समृद्ध होगा, महिलाएं भी समृद्ध होंगी, बराबरी के दर्जे पे होंगी। न कोई दलित की तरह से देखा जाएगा, न कोई पिछड़े की तरह से। इस देश के अंदर सबको समानता की स्थिति होगी, सम्मान होगा। न कोई राजा रह जाएगा, न रंक रह जाएगा। इसको कांग्रेस ने ही पूरा किया। कांग्रेस ने ही राज्य रजवाड़े खत्म किए, कांग्रेस ने ही सब कुछ खत्म किया, तो यह सब करके खड़ा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सा राग अलापते हैं। उन्हें जो सबसे ज्यादा इस समय भय है वो भय है इस देश के दिमाग से, क्योंकि यह इस देश का ब्रेन जो है वो दुनिया को संचालित करता रहा, ज्ञान देता रहा और ज्ञान का भंडार रहा। इसलिए उसमें तर्क वितर्क और सारी चीजें नहीं। वेदों में भी कहा गया है कि तर्क हो, वितर्क हो, चर्चा हो, संवाद हो, सत्संग हो, ये सब होगा तभी ज्ञान बढ़ेगा। तो वही होता है। तो अब नरेंद्र मोदी को उससे डर लगने लगा है, तो वो इस देश के लोगों को कह रहे हैं ये दिमाग वाले जो हैं यही नक्सली है, दिमागी नक्सली है। क्योंकि हथियार वाले नक्सली तो खत्म हो गए, उन्हें तो आपने मार डाला जो हक के लिए खड़े थे, जो आवाज बनते थे आदिवासियों। लेकिन आप उन नक्सली को आज उन्हें नक्सली बता रहे हैं जिनके दिमाग, तो उन्हें कौन चाहिए? उन्हें चाहिए बद दिमाग चाहिए, उन्हें चाहिए जिनके दिमाग ही ना हो, बेदिमाग चाहिए। और ऐसे लोग चाहिए कि जिनको वो जो कह दे वही वो सच मान ले। जी हां, यही तो होता है आरएसएस बीजेपी में। इसीलिए उन्हें गोबर दिमाग कहा जाता है और वो वही चाहते हैं कि भारत वो बन जाए। और जब वो बन जाएगा तो न सवाल करेगा, न जवाब की बात होगी और ना कुछ होगा, न सामने खड़े होगा, ना आवाज बनेगा। और फिर वो चुनौती बनेगा नहीं, और चुनौती नहीं बनेगा तो चिंता नहीं, क्योंकि वही दिमागदार लोग तो हैं जो अदालतों से लेके सड़क तक, सड़क से लेके हर जगह तक आवाज उठाते। इसीलिए अब जो जनजी खड़ा हो रहा है, युवा खड़ा हो रहा है, जन अल्फा खड़ा हो रहा है, उससे डर लग रहा है नरेंद्र मोदी। छात्रों की गूंज से डर लग रहा है, इसलिए यह स्थिति। तो वो डरा हुआ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा था लाल किले से। सबसे बड़ी बात दिखाई देती कि वो बांटने तोड़ने की राजनीति वहां से भी करते हैं और वह भी दिखाई देती। बहरहाल उधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा के, मल्लिकार्जुन खड़गे, और भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि 2024 में उनका जिस तरह से अपमान किया गया, उन्हें 5वीं पंक्ति में बैठा दिया गया, जबकि उनका स्तर सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर। बावजूद इसके उन्हें वहां बैठा दिया गया, तो उसके बाद से वो लगातार वहां नहीं गए। तो वो कांग्रेस भवन में ही ध्वजारोहण करते हैं। तो जब वहां पर ध्वजारोहण कर रहे थे तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि किस तरह पंडित नेहरू ने क्या बनाया, इंदिरा गांधी ने क्या बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बनाया, राजीव गांधी ने क्या बनाया, और किस तरह से इस देश को बना करके मजबूत करके खड़ा किया गया। जिस आजादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था वो केवल विदेश दासता से आजादी नहीं थी,
वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और आईआईटीज, आईआईएम्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को हुआ। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है ये दुनिया भी मैंने बनाया ऐसा नहीं बोले। नहीं तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है, ये भी कहते थे। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में भी मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर घटाकर 18 की। वे चाहते थे कि भारत का नौजवान 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। ये सारा क्रेडिट हमारे सीपीपी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है, जिसने पूरी मेहनत करके एक टीम बनाकर उस टीम को पॉलिसी बनाने के लिए कह के ये सारी चीजें जो आज बुनियादी हक के रूप में हमको मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, ये इनकी देन है। तो ये हम भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने तो उसे बर्बाद करने का काम किया है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी में सदैव से, आज से नहीं, 125 साल से यह नियम है कि वहां पर उनके कार्यक्रम में सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाता है,
उसके बाद में दूसरे कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद में जो है राष्ट्रगान से समाप्ति होती है। इस दौरान चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को बुजुर्ग है, 85 साल के हैं, तो उनको कुर्सी की आवश्यकता थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसी को लेकर के इशारा कर रहे थे कुर्सी के लिए। तब तक वो इस तरह से करके तो बीजेपी के लोग, अरे उन्हें तो वंदे मातरम से नफरत है। इससे भाई, जिन्होंने वंदे मातरम इस देश को सार्वजनिक तौर पे दिया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया ही गया 1896 में कांग्रेस के ही अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, और उसके उस समय अध्यक्ष मुसलमान ही थे। तो अब आप सोचिए, जहां पहली बार गाया गया हो वहां ये बताएंगे। जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया, जब ये न तिरंगा फहराते थे, न वंदे मातरम गाते थे, न ये गाते थे, क्योंकि वंदे मातरम गाने पे जेल चले जाते थे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं थी। राष्ट्रगान की तो बात ही नहीं है, झंडा ऊंचा भी नहीं गाते थे, क्योंकि ये सब कांग्रेस के सॉन्ग थे। तो अब आप सोचिए इनकी स्थिति क्या है। तो ये विधवा विलाप करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो देश बनाया उसका नतीजा है इन्हीं के, जो अनंत महाजन करके राज्यसभा सदस्य है पश्चिम बंगाल से, वो सुभाष चंद्र बोस के लिए अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल कायर आदमी था, ऐसा था, वैसा था, और उसने जो है अंग्रेजों के से बचने के लिए पिट्ठू बन के और उसने ये किया था, और सारी चीजें इस तरह की बातें करते हैं। तो उसी तरीके से अब इनके आईएएस अफसर भी ऐसे ही हो गए। एक रिंकू सिंह है आईएएस, और वो दलित कम्युनिटी से आता है। चाहे अब दलित से आए, चाहे जहां से आए, गलत बात तो नहीं कर सकते। तो वो भगत सिंह को गाली देता, उनको कहता है कि वो ऐसे ही था, लुच्चा था और ऐसा था, वो एक कोई अच्छा बंदा नहीं था और सब कुछ, और इस तरह से करके वो बात करते हैं। और इसके अलावा कई सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस तरह की बात करते हैं, और कलेक्ट्रेट परिसर में संबोधित करते हुए कहते हैं, और वो भी 15 अगस्त को कहते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह के लोग हैं। इनका बाबा रामदेव है, वो जो है कहता है जनजी के कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती हैं और सब कुछ ये होते हैं, वो सब व्यभिचारी होते हैं और न जाने क्या क्या बताते हैं। तो अब आप सोचिए, यही इनका वो तरीका है। इसी तरीके से इनके तमाम सारे नेता, कोई नेहरू जी को गाली देता है, कोई किसी और को गाली देता है, कोई इंदिरा गांधी के चरित्र का हनन करता है। तो ये चरित्र हनन करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका चरित्र कभी अच्छा नहीं रहा। यह भारत इन्होंने बना दिया, देश को लगातार बुरी स्थिति। तब राहुल गांधी इन सब चीजों को लेकर के कि देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको लेकर के बहस करते हैं, लड़ते हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ कभी ईडी छोड़ दी जाएगी, सीबीआई छोड़ दी जाएगी, एक मुकदमा खत्म नहीं हो पाता, दूसरा शुरू हो जाता है, और दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाता है। इस तरह का क्रम चलता है। और अब वहां पर लोकसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हो। क्यों? कि उन्होंने अमित शाह के लिए बुरा बोला। उन्होंने तो यही कहा कि अमित शाह ने जो है गोली चलवाई है, पहले गन चलवाई है या दूसरी चीजें चलवाई है, क्योंकि यदि नहीं चलवाई है तो ये बताएं आके कि नहीं चलवाई है, क्योंकि दिल्ली उन्हीं के अंडर में, सीधे अंडर में, उन्हें रिपोर्ट करती है और उसने चलाई है। ये तो छिपाने की कोशिश करते रहे बार बार, लेकिन वो सारे तथ्य सामने आ चुके। तो अब यह स्थिति हो तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की हालत में इस देश का आ गया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और पूरे गांधी नेहरू परिवार का चरित्र हनन करते हैं, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हो। वो तथ्यविहीन बात करते हैं, और राहुल गांधी तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बात करते हैं, तो उन्हें गलत बताया जाए, उनको दोषी बता दिया जाए। अमित शाह के खिलाफ बोलने के कारण कहीं पे मानहानि का केस हो जाएगा, कहीं सावरकर पे बोलने पर हो जाए, कहीं मोदी पे बोलने पे हो जाएगा, कहीं किसी और पे हो जाएगा। तो यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। डरे हुए कायर लोग हैं और इसलिए इतने डर की स्थिति में रहते हैं। बहरहाल कोई नहीं, कांग्रेस लड़ना जानती है, लड़ रही है। राहुल गांधी 22 तारीख को पुणे में अब छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं, और वो पूरे देश में छात्रों को, ब्रेन को यानी दिमाग को जगाने का काम कर रहे हैं। लड़ते दिखाई देना चाहिए, आवाज बनना चाहिए, आवाज ही आपको बचाएगी। जी हां, यही राहुल गांधी का मंत्र है। जय।